Hello students. Today we are discussing about the Keynesian's theory of inflationary gap. Students, आज का जो हमारा चैप्टर है वो केन्स के मुद्रास्फीति अंतराल सिद्धांत से संबंधित है। विद्यार्थियों, ये मुद्रास्फीति होती क्या है, पहले मैं आपको इसकी विवेचना करूंगी। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में वह स्थिति है जब कीमतों में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस वृद्धि की प्रवृत्ति के अंतर्गत केन्स के द्वारा अपना जो सिद्धांत दिया गया वो इन्फ्लेशनरी गैप के सिद्धांत से अथवा मुद्रास्फीति अंतराल के सिद्धांत से जाना जाता है। इसको समझने के लिए विद्यार्थियों, मैं आपको पहले दो स्थितियों को स्पष्ट करना चाहूंगी अर्थव्यवस्था में। एक स्थिति है जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार साम्य आय के स्तर के नीचे है और एक स्थिति है जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार साम्य आय के स्तर से ऊपर की स्थिति में पाई जाती है। केन्स ने अपने इस सिद्धांत में ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के साम्य आय के स्तर से नीचे होती है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जब सरकारी व्यय में वृद्धि होती है अथवा अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में वृद्धि किसी भी कारण से हो जाती है, चाहे उपभोग के मार्फत बात करें चाहे विनियोग के मार्फत, तो ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि समग्र मांग बढ़ने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र पूर्ति से उसका समायोजन हो जाता है। चूंकि अर्थव्यवस्था में साधन इतनी मात्रा में उपलब्ध होते हैं कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक साथ चलते हुए अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशनरी स्थिति को उत्पन्न नहीं करते, अर्थात कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। कब तक? जब तक कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार से पहले की स्थिति में साम्य आय के स्तरों पर होती है। लेकिन यदि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो चुकी है, साम्य आय स्तर ऐसा हमें प्राप्त हो गया है जो कि पूर्ण रोजगार का साम्य आय स्तर है, तो ऐसी स्थिति में उसके पश्चात यदि किसी कारण से समग्र मांग में वृद्धि होती है, सरकारी व्यय बढ़ जाता है या विनियोजन की मात्राएं अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती हैं और उससे जो समग्र मांग बढ़ती है, तो समग्र मांग बढ़ने के कारण चूंकि साधनों का पूर्ण विदोहन हो चुका होता है अल्पकाल के अंतर्गत, अतः समग्र पूर्ति में वृद्धि करना संभव नहीं होता है। इसी कंसेप्ट को केन्स ने बताया कि उस समय चूंकि समग्र मांग और पूर्ति में साम्य स्थापित नहीं हो पाता, अतः अर्थव्यवस्था में कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे ही केन्स ने स्फीतिक अंतराल का नाम दिया। केन्स ने अपना ये सिद्धांत जो दिया स्फीति अंतराल का, वह उन्होंने अपने एक लेख में प्रस्तुत किया, हाउ टू पे फॉर वॉर, जो कि उन्होंने 1940 में लिखा था, जिसके अंतर्गत उन्होंने स्फीति अंतराल की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया। केन्स ये कहते हैं स्फीति अंतराल क्यों उत्पन्न होता है कि योजनाबद्ध व्यय का जब आधिक्य हो जाता है, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इतनी अधिक मात्रा में बढ़ जाता है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो उत्पादन के साधन होते हैं उनका विदोहन होने के बाद समग्र पूर्ति में वृद्धि की संभावनाएं जो है वो कम हो जाती हैं और अर्थव्यवस्था में योजनाबद्ध व्यय के बढ़ने से समग्र मांग में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये जो समय अवधि, जिस समय अवधि में कीमतें जो बढ़ती हैं, वही स्फीतिक अंतराल की अवधारणा है। दूसरे शब्दों में केन्स ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग पूर्ण रोजगार के स्तर पर समग्र पूर्ति से आगे निकल जाती है, तो साधनों के पूर्ण उपभोग हो जाने के कारण अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय उत्पादन तो नहीं बढ़ पाता, परंतु कीमतों में वृद्धि हो जाती है। इस स्थिति को ही हम स्फीति अंतराल की स्थिति कहते हैं और इस अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। विद्यार्थियों, ऐसा क्यों होता है और किस तरह से इसकी विवेचना संभव हो सकती है, उसको मैं एक डायग्राम के मार्फत आपको स्पष्ट करना चाहूंगी। जो केन्स का हम डायग्राम लेके चल रहे हैं इसको स्पष्ट करने के लिए स्फीति अंतराल का, उसके अंतर्गत मैं आपको विवेचना करूंगी इस बात की कि वर्टिकल एक्सिस के ऊपर मैं मेजर कर रही हूँ
कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तीनों को ही मैं लेकर के चल रही हूँ, और तीनों को लेकर के मैं स्पष्ट कर रही हूँ कि कैसे मैंने वर्टिकल एक्सिस पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और सबको मेजर किया है। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर मैं इनकम को लेकर के मेजर कर रही हूँ कि सामने आय के स्तर अर्थव्यवस्था में क्या पाए जाएंगे। C+I जो है मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व है, और इस एग्रीगेट डिमांड कर्व पर जो स्थिति पाई जा रही है वो स्थिति ये स्पष्ट करती है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र मांग वक्र एडी मेरे पास में प्राप्त होता है, जो C+I+G1 के द्वारा मैंने इंगित किया है। और 45 डिग्री की रेखा जो समग्र पूर्ति की रेखा है वो ई बिंदु पर इसे काटती है, जहां पर हमें साम्य आय का स्तर जो प्राप्त होता है वो OY1 आय का स्तर प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, ये OY1 आय का स्तर जो है वो वास्तव में वह आय का स्तर है जिसे कि हम पूर्ण रोजगार के आय स्तर के द्वारा विवेचना कर रहे हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की इनकम को ये स्पष्ट करता है। और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की इनकम ऐसी इनकम है जिस पर कि साधनों का पूर्ण विनियोजन जो है हमारा संभव हो जाता है। जब पूर्ण विनियोजन हो जाता है और उसके पश्चात हम देखते हैं यदि सरकार के द्वारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाता है, जिसे मैंने अपने समग्र मांग वक्र के द्वारा इंगित किया है C+I+G के द्वारा, और जो समग्र मांग वक्र है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने के कारण AD1 हो जाता है। अब हम ये देखते हैं क्योंकि समग्र मांग वक्र बढ़ गया है तो पूर्ति रेखा और मांग, समग्र मांग और समग्र पूर्ति की हम विवेचना करने जा रहे हैं इस OY1 स्तर पर। तो हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में समग्र मांग जो है वो तो अधिक पाई जाती है और समग्र पूर्ति जो है वो कम है। स्टूडेंट्स, यहाँ आप ध्यान से देखिए कि इस साम्य आय के OY1 स्तर पर सरकारी विनियोग बढ़ने से समग्र मांग जो है अर्थव्यवस्था में FY1 पाई जाती है, जबकि अर्थव्यवस्था में समग्र पूर्ति EY1 पाई जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि समग्र मांग का समग्र पूर्ति से FE मात्रा में जो है वो आधिक्य पाया जाता है। ये आधिक्य ही वास्तव में क्या बन जाता है? इन्फ्लेशनरी गैप। ऐसा क्यों होता है विद्यार्थियों, इसको मैं आपको स्पष्ट करूंगी। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से समग्र मांग वक्र हमारा ऊपर शिफ्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोगों को सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण अधिक मात्रा में आय के स्रोत प्राप्त होते हैं। जब आय के इनकम के लेवल उनके बढ़ते हैं तो लोगों के द्वारा कंजम्पशन को बढ़ाया जाता है। जब कंजम्पशन बढ़ाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में समग्र मांग बढ़ती है, लेकिन समग्र पूर्ति को हम बढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम पर हम ये देखते हैं कि इतने साधन जो होते हैं उनका पूर्ण विदोहन हो चुका होता है। जब उनका पूर्ण विदोहन हो जाता है तो अतिरिक्त उत्पादन की पूर्ति संभव नहीं हो पाती। तो हम देखते हैं अल्पकाल के अंतर्गत केन्जियन विश्लेषण के अंतर्गत समग्र मांग तो अधिक हो जाती है और समग्र पूर्ति कम पाई जाती है, और फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। और जो एक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति है वही इन्फ्लेशनरी गैप के सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। विद्यार्थियों, अब आप देखिए, यदि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम ये कहते हैं कि किसी भी मेथड के अकॉर्डिंग साधनों का अधिक विदोहन कर दिया जाए व्यक्तियों के द्वारा या विनियोगकर्ताओं के द्वारा या उत्पादकों के द्वारा, तो हम कहते हैं दीर्घकाल में धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र पूर्ति में भी वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पुनः आय का साम्य स्तर जो है हमें E1 बिंदु पर प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये कब होता है? यदि साधनों का विदोहन जो है वो पर्याप्त मात्रा में करने का प्रयास अर्थव्यवस्था में किया जाता है, तो दीर्घकाल में ये स्थिति प्राप्त हो जाती है जहां पर हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पुनः एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जो आय का स्तर हमने यहाँ चयन किया है OY2, और इस OY2 आय के स्तर पर इन्फ्लेशनरी गैप की स्थिति जो है वो समाप्त हो जाती है। इस प्रकार केन्स ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अल्पकाल के अंतर्गत समग्र मांग का पूर्ति के साथ एडजस्टमेंट न होने के कारण पूर्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ पाती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, इसलिए इन्फ्लेशनरी गैप की स्थिति पाई जाती है। विद्यार्थियों, जो इन्फ्लेशनरी गैप विद्यमान हो जाता है उस इन्फ्लेशनरी गैप को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, उस संदर्भ में मैं आपको दो उपायों की विवेचना करूंगी। एक, हम ये कहते हैं यदि बचतों में वृद्धि कर दी जाए तो काफी मात्रा में हम ये कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप की स्थिति को समाप्त किया जा सकता है। यदि बचतें बढ़ जाती हैं तो अर्थव्यवस्था में लोगों के पास में खर्च योग्य आय जो है वो कम हो जाएगी। जब खर्च योग्य आय कम हो जाएगी तो लोगों के द्वारा समग्र मांग में कमी की जाएगी, और जब समग्र मांग में कमी होगी तो पुनः साम्य
पूर्ण रोजगार के आय के स्तर पर प्राप्त हो जाएगा और मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, जो कीमत अंतराल की स्थिति या मुद्रास्फीति में वृद्धि की स्थिति हमें जो प्राप्त हुई थी वो समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा उपाय क्या हो सकता है? करों में वृद्धि। यदि सरकार गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फ्लेशनरी गैप को खत्म किया जाए, तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि गवर्नमेंट टैक्सेस में वृद्धि कर दे। जब टैक्सेस में वृद्धि की जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप लोगों के पास में खर्च योग्य आय जो है वो कम हो जाती है, और जब खर्च योग्य आय कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लोगों के पास में खर्च योग्य आय कम होने से समग्र मांग में कमी की प्रवृत्ति पाई जाती है, और समग्र मांग में जब कमी की प्रवृत्ति पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पुनः समग्र मांग कम होकर की पूर्ति के बराबर हो जाती है, और इन्फ्लेशनरी गैप का सिद्धांत जो है वो जो अंतराल पाया जाता है, मुद्रास्फीति अंतराल जो है वो खत्म हो जाता है। इस प्रकार केन्स ने अपने विश्लेषण के अंतर्गत मुद्रास्फीति अंतराल की विवेचना करने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे समष्टि अर्थशास्त्र का कि केन्स का मुद्रास्फीति का अंतराल सिद्धांत क्या है, ये गैप थ्योरी क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप की थ्योरी क्या है। विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपको प्रतियोगिता की कंपटीशन एग्जाम्स के अंतर्गत भी पूछा जाता है, और आप वैसे भी समष्टि अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, आपका अध्ययन इसको करना महत्वपूर्ण हो जाता है। और विद्यार्थियों, जिस मेथड से मैंने आपको इसको समझाने का प्रयास किया वो मेथड मेरा समग्र मांग और पूर्ति का केन्स का साम्य आय विश्लेषण का सिद्धांत था। तो आप कृपया मेरी जो पूर्व वीडियो मैंने आपको प्रेषित की है केन्स के साम्य आय निर्धारण सिद्धांत की, पहले उसका अध्ययन कीजिए। उसका अध्ययन करने के पश्चात आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि स्फीतिक अंतराल का सिद्धांत क्या होता है। धन्यवाद विद्यार्थी।